जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Japan has participated in NATO summit in Madrid for the first time in June 2022. Who is the present Secretary General of NATO? राइट, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जापान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है नाटो में, ठीक है, पहली बार, ठीक है, जो कि मैड्रिड में सबमिट हुई है इस बार, ठीक है, जून 2022 में। तो यहाँ पर प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल का नाम आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेंस स्टोलनबर्ग, राइट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, आप इनकी यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो कशिदा will attend the month's NATO summit in Madrid, becoming the country's first leader to join a top meeting for the Transatlantic Alliance, right? The June 28-30 gathering is seen a crunch moment for 30 North Atlantic Treaty Organization, जो कि क्या है, नाटो की फुल फॉर्म है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, 4 months into Russia's war in Ukraine। तो यहाँ पर दोस्तों रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, अब फाइनली यहाँ पर उस चीज को लेकर भी मुद्दा होगा नाटो का, राइट। अब नाटो में पहली बार जापान पार्टिसिपेट किया, तो देखने को मिलेगा आगे कि क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन जून 2029 इन डैश। यहाँ पर आपको बताना है जो 47th मीटिंग हो रही है जीएसटी काउंसिल की, वो कौन से शहर में हो रही है, ऑप्शन में से दिए गए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर, राइट। The 47th meeting of GST Council will be held on June 28-29, 2022 in Srinagar। तो पहली बात तो आपको क्या कर लेनी, यही याद रख लेनी है। The GST Council is chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman and this is the second time that the GST Council meeting is being held in Srinagar। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि श्रीनगर में यहाँ पर मीटिंग हेल्ड की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो जीएसटी काउंसिल को चेयर करता है, ठीक है, मतलब हेड करता है। Before the launch of the Goods and Services Tax on July 1, 2017, the 14th meeting of the council was held on May 18-19 in the city। तो श्रीनगर में पहले दोस्तों यहाँ पर 2017 में, ठीक है, 2017 में ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद 2022 में वापस से श्रीनगर में काउंसिल मीटिंग रखा रही है। The council had last year set up of a 7-member panel of the state minister headed by Karnataka Chief Minister Basuraj Bommai to suggest ways to augment revenue by rationalizing tax rates। The GOM had last met in 2021। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि 7 मेंबर का पैनल यहाँ पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमजा अबादी बरी has been appointed as a prime minister of which country? Options are there on your screen. Correct will be Somalia। अब ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना है कि फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सोमालिया's प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद हैज अपॉइंटेड अ फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ जुबालैंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हमजा अब्दी बरे एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना, और कहाँ का, ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। बस इतना ही, ज्यादा डेप्थ में आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, बैंक एग्जाम में।
तो हमें जो है वो क्रक्स याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियोस है वहाँ पर हम कंटेंट इसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पर आपकी जितनी भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी दोस्तों कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से इसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट। 48-year-old Hamza Abdi Bare from the semi-autonomous state of Jubaland replaced Mohammad Hussein Robil। तो किसको रिप्लेस किया है, थोड़ा ना वो भी एक पॉइंट बन जाता है आजकल एग्जाम में, क्योंकि तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट शब्द है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन बना है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, जब हम किसी बाहरी देश से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में कुछ क्या करते हैं दोस्तों, लेकर आते चीजों को, और बाहर हम क्या भेजते हैं, रिजर्व, जो भी हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व होती है वो। ठीक है, तो हमारा जो बीओपी का फेवरेबल कंडीशन है वो ये कहता है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें इंपोर्ट से, लेकिन बीओपी हमारा हमेशा डेफिशिट में ही रहता है, ये बात मैं आपको बता दूं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रोकन आइस है वो क्या है, ये है ब्रोकन राइस है जो क्या है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। China has emerged the largest importer or buyer of broken rice from India। तो इसका मतलब चाइना क्या कर रहा है, खरीद रहा है ब्रोकन राइस फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब इंडिया जो क्या कर रहा है, उस राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो एक फेवरेबल सिचुएशन है यहाँ पर। चाइना टेक्स ओवर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस इन इंडिया, वेयर which were the African countries. During the pandemic, China took the lead as the largest importer of broken rice in India. 7.7% has been imported to China, which is 16.3 lakh metric ton, right? And the India's total export is 212.10 lakh metric ton this year in 2021-2022। पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं। According to the analysis of the trade, out of 16.34 lakh metric ton, 96% of the rice exported to China. China has become the top buyer of the broken rice from India, right? The total export of basmati and non-basmati altogether was 212.10 lakh metric ton in 21-2022, which is 19.30% higher than the earlier export in 2020-21। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इस बार चाइना जो है वो हमारे जो कणी होती है, उसको हम टूटे चावल को हम लोग हिंदी में कणी बोलते हैं, ठीक है, कणी, तो उसका सबसे बड़ा क्या बना है, इंपोर्टर बना है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द, where was the largest known plant on the earth recently discovered? Options are there on your screen. Correct will be off coast of Australia, right? The world's largest living plant has been identified in the shallow waters of off the coast of Western Australia. The sprawling seagrass, a marine flowering plant known as Posidonia australis, stretches from more than 112 miles, that is 180 kilometers, in the Shark Bay, a wilderness area protected by the World Heritage Site। आप इनकी फोटो देख, कितने खूबसूरत दोस्तों, पानी के अंदर ये होते हैं, कितने खूबसूरत है ना। ये पूरे फैले हुए 180 किलोमीटर तक के एरिया में। यूजिंग जेनेटिक टेस्टिंग, scientists have determined a large underwater meadow in Western Australia is a fact one plant. It is believed to have spread from the single seed over the least 4,500 years. The seagrass covers about 200 square kilometer, right? The plant is so large because it clones itself, creating genetically identical offshoots. This process is a way of reproducing that is rare in the animal kingdom, although it happens in certain environmental conditions and offers more among the some plants, fungi and the bacteria, right? तो ये आप इधर ध्यान रखेंगे। आप इसे इंटरनेशनल अफेयर्स में देखते हैं दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो आप इसे प्लीज मार्क करेंगे। नेक्स्ट शब्द है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जियो बीपी टू एक्सेलरेट ईवी अडॉप्शन। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी जोमैटो, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जोमैटो एंड जियो बीपी have entered into an agreement to support Zomato's commitment towards the climate groups of EV100 initiative of 100% EV fleet by 2030. The collaboration is poised to accelerate EV adoption in the rapidly growing Indian delivery and transportation segment.
GeoBP and the Fuel Mobility joint venture between Reliance Industries Limited and BP will provide EV mobility services to Zomato and assist to GeoBP Pulse battery swapping station of the last mile delivery. Right? बेसिकली इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जोमेटो ने टाइप किया है जियो बीपी ताकि ईवी अडॉप्शन 2030 तक पूरी तरीके से हो पाए। जितनी भी जोमेटो की डिलीवरीज होगी सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के द्वारा हो, लास्ट मिनट बैटरी स्टेशन वहां पर मिले, ये सारी बात देखने को मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो जियो और बीपी का कोलैबोरेशन, जियो बीपी का कोलैबोरेशन पहले ही हो गया, उसके साथ अब जोमेटो भी जुड़ गया है। ठीक है, और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद 2030 तक सारी डिलीवरीज को ईवी बेस्ड करना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। RBI has raised the additional factor of authentication AFA limit of e-mandates of the transaction from 5,000 to dash. Correct will be 15,000. इंपॉर्टेंट बात, बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आता है 1934 में, इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 2 साल तक 1935 1936, ठीक है, ये 2 साल इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कैलकाटा में था, जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और 1937 में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के टाइम में 25th पोजीशन पर इसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है और इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 21 मेंबर की पूरी कमेटी पैनल होती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has raised the additional factor of authentication limit from rupees 5,000 to 15,000 per transaction of e-mandates on card, prepaid payment instruments and unified payment interface for recurring transactions. It implies additional authentication will not be needed for payment of 15,000 per transaction. राइट? तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, when is the International Day of Countering Hate Speech celebrated globally? Options there on your screen. Correct will be 18th of June. यहाँ पर दोस्तों पूरी बात मैं आप लोगों से करूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच 18 जून को मनाया जाता है। कोई थीम नहीं दी गई है तो थीम हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, ये बेसिकली बोलता है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्पीच राइटिंग जो अटैक करती है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, रेस, कलर, डिसेंट, जेंडर, आइडेंटिटी फैक्टर, इन सबको हटाओ। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए बात क्या कहना चाहता है। ज्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं लेंगे क्योंकि एक बहुत ईजी बात, थीम नहीं, थीम याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स एवरी ईयर ऑन। Options are there on your screen. Correct will be 19th of June. Now, the International Day of Elimination of Sexual Violence in Conflict is an international event conducted by the UN on June 19 every year or each year. The day is celebrated to raise the awareness about the conflict-related sexual violence and sexual violence whose victims are primarily women is one of the most crimes committed against human beings and animals, right? यहाँ पर दी गई है थीम, और अब थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। थीम हो जाएगी प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन, इनहैंसिंग स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस। थोड़ी सी बड़ी है बट प्लीज कीप इन योर माइंड, राइट? द इवेंट इज परमानेंट मिशन ऑफ द अर्जेंटाइन रिपब्लिक यूएन। इतनी बड़ी थीम का वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं है दोस्तों, क्योंकि समहाउ क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर को भी डिफिकल्टी रहती है, तो इतने बड़े थीम पर क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे फिर भी अपने बैक ऑफ द हेड रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 20th of June. World Refugee Day is celebrated every year on 20th of June. World Refugee Day was designated as an international day by the UN. The day is being celebrated to honor the refugees around the world. Refugees are the people who are being forced to leave their homeland due to terror, conflict, wars, prosecutions, and any other crisis. अपने ही देश से निकाला गया व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रेफ्यूजी कहलाता है। ठीक है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज एन ओकेजन to build empathy and understanding to their plight and recognize their resilience in rebuilding their lives. Now the theme बहुत important रहती है।
ठीक है। टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। द 2021 थीम highlighted the basic needs of displaced people such as healthcare, nutrition and education, right? Important। तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोई दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.avision.co.in।